रास्ता अलग निकल लिया। तो भाऊ प्लीज आप शुरू करें, यहाँ से हमें बताना। देखिए, कोई भी सत्ता की लालसा होती है तो विचारधारा पहले छोटी बात बन जाती है। आपके सामने एक आइडिया क्लियर होनी चाहिए, मुझे क्या करना है। तो मुझे अभी मैं 50 साल से ज्यादा जर्नलिज्म में हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने बहुत सैक्रिफाइस किया। उनका मतलब होता है कि जर्नलिज्म में होकर बहुत पैसा कमा सकते तो मैंने नहीं कमाया, तो उसको लोग सैक्रिफाइस बोलते। तो मैं उनको बोलता गलत बोल रहा, आपने सैक्रिफाइस किया है। मैं मेरी जो कुछ आइडिया है वो लेकर जर्नलिज्म मैंने की है, उसके लिए मैंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने किया तो वो भी सैक्रिफाइस होता है। तो हम जो बोलते हैं ना, सैक्रिफाइस दोनों तरीके से होता है। अब अगर अपना स्वाभिमान का सैक्रिफाइस करें तो वो भी सैक्रिफाइस होता है ना पैसों के लिए। मैं नहीं कि मैंने 29 नौकरियां छोड़ दी, अगर नहीं होता है तो वही मैं छोड़ दूंगा। तो उसी ढंग से शिवसेना को विचारधारा से मतलब नहीं था, उनको तो चीफ मिनिस्टर चाहिए थे, वो चल गए। और बहुत से पॉलिटिशियंस ये करते हैं, पार्टी करती है, शिवसेना ने भी वो किया। हाँ, एक बात और भी है कि इसके लिए अकेले शिवसेना को हम नहीं ब्लेम कर सकते। 2014 में जब पहली बार बीजेपी को खुद को ज्यादा सीटें चुनाव में चाहिए तो बीजेपी ने भी अलायंस तोड़ी। तो इस वक्त शिवसेना ने मान लो कि पे किया कि चुनाव इनके साथ ले और चीफ मिनिस्टर के लिए उधर ले गए। तो भाजपा ने ज्यादा बड़ा गलत काम शिवसेना किया, लेकिन शुरुआत बीजेपी ने की, ये भी नहीं भूलना चाहिए। आपने 25 साल इनके साथ विचारधारा करके रहे, तो 10-15 सीट के लिए शिवसेना से साथ बीजेपी ने छोड़ दी तो चुनाव, वो भी गलत था। और मैंने उस बार भी लिखा था, उस बार यहाँ के बीजेपी वाले बोलते थे ये तो शिवसेना वाला है, आज शिवसेना वाले बोलते हैं ये तो बीजेपी वाला। तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सच है वो डगे की चोट पर बोलता हूँ। और मैंने उस बार भी लिखा है मेरे ब्लॉग में मराठी, आप आज भी मिलेगा कि बीजेपी को इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। तो आज बीजेपी से सत्ता से बाहर बढ़े, वो हमारे यहाँ चीफ जो अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस, जो 5 साल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अभी अभी प्रोग्राम हुआ था, उधर जाहिर तौर पर बोल दिया कि अगर 2019 में हम भाऊ की बात सुनते तो शायद सत्ता में बैठ सकते थे। खूब अपोजिशन लीडर मानता है, क्योंकि मैंने जो किताब लिखी थी उसमें लिखा था अकेले बीजेपी लड़ेगी तो 150 से ज्यादा सीट आएंगे, अगर साथ लड़ेंगे तो ईमानदारी से दोनों साथ लेंगे तो 200 भी अलायंस पार कर सकती है। लेकिन अलायंस करेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बगावत होगी, उसका नुकसान दोनों पार्टियों को होगा, वो गया। इसलिए दोनों मिलकर 160-170 कुछ सीटें आ गई, क्योंकि 5 साल ये झगड़ते रहे, सत्ता में रहे, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। लोग पागल ही है, लोग देखते सोचते। तो लोगों ने तय किया कि दोनों कांग्रेस को सत्ता नहीं बिठाना है। लेकिन ये होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद शिवसेना ने तय किया था कि भाई हम चीफ मिनिस्टरशिप दो, नहीं तो हम चले जाएंगे, और चले। तो इसका फायदा 2014 में पवार साहब ने उठाया था, और बीजेपी को बाहर से सपोर्ट कर डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का वो दिया गया। तो उससे शिवसेना को दुख हो, ये दो पार्टियां अलग हो, इसके लिए एनसीपी ने अपनी कोशिश की थी, और उसकी कीमत आज बीजेपी को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उस उन्होंने पवार पर भरोसा किया। इस वक्त शिवसेना पवार पर भरोसा करे, उसकी कीमत शिवसेना भी चुकाएगी, उसमें भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो वो एक इनको सत्ता की लालसा थी, कुछ भी करके हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, तो वो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। और वो तो आज दिखाई देता है, सब चल रहा है, हम देखो हम जीत गए, तो वो समय की बात है ना। हर 5 साल या कभी न कभी आपको वोटर के सामने जाना है, तब वोटर पूछेगा। क्योंकि देखिए, चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, तो कांग्रेस और एसीपी ने पवार और कांग्रेस को पूछा गया कि भाई सरकार क्या करे, खुद पवार भी बोले हमको अपोजिशन पार्टी के लोगों ने चुन के दिया, हम सत्ता बनाने के लिए हमको नहीं चुना, ये खुद पवार बोलते थे। लेकिन उन्होंने ही शिवसेना साथ आई तो गवर्नमेंट में, तो वो भी जनता से झूठ बोले। अकेले शिवसेना ने दगा नहीं दिया, दगाबाजी तो कांग्रेस और एनसीपी ने भी की, उनको भी आगे चलकर कीमत चुकानी पड़ेगी। भाऊ इलेक्शंस हुए, बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हुए, और फडणवीस जी ने एक दिन की सरकार बनी, उसके पीछे का राज क्या है? वो तो बात ऐसी थी कि कुछ हो नहीं रहा था, तो एक्चुअली बीजेपी ने एनसीपी के साथ गवर्नमेंट बनाने का तय किया था, यानी मोदी जी के साथ, शाह के साथ पवार साहब की बात फाइनल हो गई थी। लास्ट मोमेंट में पवार जी ने दगा दिया। तो इसलिए तो पवार साहब के भतीजे ना सिद्धार्थ, वो तो आ गए के साथ, कहा हो गई, गवर्नमेंट तो नहीं थी, और तय हुआ था कि आवाजी मतदान से मेजोरिटी प्रूव की जाएगी, ना कि हेड काउंटिंग से। लेकिन जब ये गवर्नमेंट बनी सूबे की, बहुत सवेरे 8 बजे सब हो गया था, तो उसके बाद शिवसेना और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ली गई, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने तक गड़बड़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वर्डिक्ट था, उसके बाद तो वो सरकार चलनी पॉसिबल थी, क्योंकि पवार
कि आपने अगर पुराना इतिहास में बोल दूं तो देवेगौड़ा के बेटे ने पार्टी से अलग हटकर एमएलए हटाए और बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनी थी 15 साल पहले। तो उस वक्त देवेगौड़ा रोने का नाटक करके बैठ गए। तो यहाँ भी पवार साहब रोने का नाटक करने वाले थे कि भतीजे ने दगा दिया, लेकिन दगा एक्चुअली कोर्ट में हो गया क्योंकि कोर्ट ने बोला कि हेड काउंटिंग करो। हेड काउंटिंग होता तो इतने एनडीपी के इतने सारे एमएलए अलग होने वाले नहीं थे, अलग होने वाले नहीं थे। इसलिए जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया उसके बाद अजीत दादा ने रिजाइन किया और 4 घंटे बाद खुद देवेंद्र ने किया। तो तय सब हो गया था। देवेंद्र जी ने फडणवीस ने बोला कि टॉप लेवल पर ये हुआ था, यहाँ तक कि कौन मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, यानी एक एक पद के लिए उसकी किसका हिस्सा क्या होगा, यहाँ तक तय हो गया था। लेकिन कोर्ट वर्डिक्ट आने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल हो गया और बात बिगड़ी। भाव एक जो बहुत बड़ा चीज नजर आया शिवसेना में, बाल साहब ठाकरे वो हिंदू थे, वो जाफरी को भगवान मानते थे एक तरह से। अब शिवसेना बिल्कुल उल्टा हो चुकी है। अब उनके मजहबी क्या बोलेंगे, उनका आइडियोलॉजी चेंज हो गया है। सोनिया गांधी आइडियोलॉजी है ही नहीं अभी शिवसेना, यानी शिवसेना जिस विचारधारा से खड़ी हो गई, जो क्या बोलते एम्स लेकर आइडिया लेकर खड़ी हो गई, वो तो आइडिया शिवसेना में अब अच्छी नहीं। देखिए 15 दिन 20 दिन पहले शिवसेना के माउस में नक्सलाइट के बच्चे में लिखा गया, इससे पता चलता है वो शिवसेना ही नहीं। तो एक जमाने में आप शायद उसमें जन्म भी नहीं होगा। टाइम मैगजीन में बाला साहब ठाकरे का कवर पर फोटो छपा था, लिखा गया था एशिया में सबसे बड़ा कम्युनिज्म से लड़ने वाला लीडर। टाइम मैगजीन में लिखा था। ये मैं बात बोल रहा हूँ कि 70 के पहले की 68 69 कुछ होगा उस वक्त, यानी समझो कम से कम 50 साल पहले टाइम मैगजीन ने कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने वाली सबसे ताकतवर संगठन ऑर्गेनाइजेशन करके शिवसेना का बोला था। और आज वही शिवसेना अगर नक्सलाइट नेताओं के इंटेलेक्चुअल्स के बचाव में खड़ी हो जाती है तो उसका आइडियोलॉजी कहाँ बची? वही बाला साहब की शिवसेना ही नहीं, ये वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो शिवसेना अलग थी, बाला जब तक चलाते थे शिवसेना, तो शिवसेना ऑर्गेनाइजेशन अलग थी और पॉलिटिकल पार्टी अलग। अब जो बच्चे वो पॉलिटिकल पार्टी, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि आरएसएस और बीजेपी तो अलग आइडेंटिटी, अलग आइडेंटिटी। आरएसएस का अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे को एडजस्ट करने का काम बीजेपी करते, लेकिन बीजेपी का वैसे ही बाला साहब की वो ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो शिवसेना भी बच नहीं है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और उस समय के लीडर भी बच नहीं है। उस समय के शिवसैनिक थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अभी कुछ है, वो बोलते कि लिखता बोले तो कम से कम इस जनरेशन को शिवसेना क्या थी वो समझ तो आते, वरना कौन बचा है जिनको शिवसेना मालूम ही नहीं, वो आजकल शिवसेना के वक्त यार स्पोक्समैन बनकर बैठे। अब 1 साल पहले 2 साल पहले प्रियंका चतुर्थी शिवसेना में आई और वो शिवसेना का प्रवक्ता बनकर बोलेगी तो क्या बोली? उनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में रही है, वो शिवसेना की प्रवक्ता बनती है, इसका मतलब क्या है? तो वो शिवसेना नहीं है। हमको ये पहला समझना चाहिए कि ये शिवसेना सत्ता के लिए लालसा रखने वाली पार्टी है। बाला साहब की शिवसेना वैसी नहीं थी। उसके बाला साहब भी मेरे कितने एमए है, मेरे कितने एमपी है, इस पर गर्व नहीं किया। मेरे शिवसैनिक लड़ने वाले हैं उस पर उनको गर्व था। ये बड़ा फर्क है आज की शिवसेना और बाला साहब की शिवसेना में, ये बड़ा फर्क है। जी भाव, हम उदय ठाकरे जी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। राज ठाकरे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बिल्कुल से गायब हो गए हैं कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक भी है जिनका आज बिल्कुल जिक्र वो अभी एक्टिव हो रहे, राज ठाकरे अभी एक्टिव हो रहे। देखिए एक बात होती है, उनकी उम्र कम थी, वो रास्ता भट्टा भी गए थे, लेकिन उनमें उनका जो परफॉर्मेंस है, भाषण देते, खड़े रहते, बोलते हैं, जिस ढंग का वेशभूषा करते हैं, उसे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बाला साहब ही है जी। और उनके पास वो नेचुरल थिंग है, वो बिल्कुल बाला साहब जैसी। और एक बात है, बाला साहब आज क्या आपने देखा, मैंने तो उनको 66 से 66 से, तो पहली शुरुआत 66 में शिवसेना बनी, 90 तक उनके इतना एक एमएलए भी मुंबई से ऐसे कोई चुन के आया तो नहीं, लेकिन पार्टी चल रही। आज मैं देखो तो राज ठाकरे जो पार्टी चला रहा है वो 70 की शिवसेना मुझे उसमें नजर आती। बाद में जब 86 के बाद शिवसेना उभरी, यानी 20 साल के बाद, तो ये तो भी 13 साल की पार्टी है और सिचुएशन जैसे बदल गए। देखिए उस वक्त भी शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी बनी, वो मुंबई थाना इस लेवल की थी पार्टी, बाकी पुणे नाशिक में भी शिवसेना नहीं। लेकिन 86 में जब पवार अपोजिशन का साथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तो उनके पीछे उस वक्त लड़के खड़े थे, जवान लड़के खड़े थे, यंगस्टर से, वो एंटी कांग्रेस थे।
एंटी कांग्रेस, यानी 77 से लेकर 86 तक जो पवार के साथ एक नई जनरेशन खड़ी हुई कांग्रेस के खिलाफ, तो पवार ही कांग्रेस में चले गए, तो सब एमएलए लेकर चले गए। लेकिन जो कार्यकर्ता था वर्कर से, तो यंगस्टर है और उनको कांग्रेस की पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी, तो उन्हें दूसरा लीडर ढूंढ गया, वो थे बालासाहेब ठाकरे। इसलिए शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी हो गई, ऑल महाराष्ट्र पार्टी बन गई। वो अक्टूबर 86 में पवार साहब कांग्रेस में चले गए और उसके बाद देखते देखते शिवसेना फैलती गई और 87 में सब पार्टियों के खिलाफ खड़ा होकर शिवसेना ने पार्लियामेंट में हिंदुत्व का एजेंडा ले अकेले बम पर एमएलए चुनकर लाया इलेक्शन, और वहां से शिवसेना ऐसी उभरी। उस वक्त बीजेपी गांधीयन समाजवाद सोशलिज्म मानती थी, तो बीजेपी को भी हिंदुत्व लेना पड़ा। उसके बाद शिवसेना को उस वक्त बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया था, आरएसएस ने किया था, और बीजेपी ने उस वक्त जनता दल कैंडिडेट को सपोर्ट किया था जिसका नाम रांडल वोरा था, शिवसेना के खिलाफ सपोर्ट किया था। लेकिन अकेले पर शिवसेना हिंदुत्व से जीती है, तो बीजेपी ने अपना एजेंडा बदल लिया और 88 के बाद ऐसा बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आ गई। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि बाला साहब ने जो हिंदुओं का झंडा लहराया, उसी कारण से बीजेपी हिंदुओं के एजेंडे पर आ गई। तो यहाँ हिंदुत्व के नाम पे भी वोट मिल सकते हैं, लेकिन आरएसएस उस वक्त भी शिवसेना के साथ रही जब बीजेपी नहीं थी। ये हम समझ लेना जरूरी। तो पिछले 2 साल में बहुत सारे पॉलिटिकल अप एंड डाउन आए हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि अननेचुरल अलायंस है महाविकास अघाड़ी। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये 2 साल मतलब 6 महीने, ऐसा लगता है 6 महीने पहले ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ऐसा परसेप्शन था लोगों का कि शिवसेना एक अलग पार्टी सत्ता ही देखो, पावर आप इकट्ठा रखिए, पावर आप अब जब पावर से मन बन जाएगा, अभी शुरू हो गया एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गया, और अभी चुनाव सामने नहीं और लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्चुअली कम है। ये सब चले होगा कब, जब चुनाव सामने खड़ा हो जाएगा। अभी जो बंगाल का चुनाव होगा, बंगाल या तमिलनाडु करे, तो उस वक्त महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन हुए, तो उस बाई इलेक्शन में तीनों पार्टियों ने इकट्ठा होकर एक ही कैंडिडेट खड़ा किया था, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। और वो जो जगह थी, वो जो चुनाव था, वो एनसीपी का कैंडिडेट करवा से करे उसलिए हुआ था। तो जगह एनसीपी की थी, वो भी बीजेपी ने जीत लिया। समझो आप वोटर कहाँ जाए। तो जब तक चुनाव सामने नहीं है, तब तक ये तीनों पार्टियां इकट्ठा रहेगी, क्योंकि पावर वो इकट्ठा रखती है। जिस दिन उनको पता चलेगा कि अभी पावर नहीं, पावर टिकने वाली नहीं है, और दूसरी बात ये सीट का बंटवारा जब शुरू होगा, तब क्राइसिस शुरू हो जाएगा, तब इकट्ठे रहेंगे अभी बात। और बीजेपी सरकार गिरा भी नहीं चाहती, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, और इसमें अगर सरकार गिराई जाती बनानी पड़ेगी, और बनाएगी बीजेपी तो सरकार लंगड़ी भी रहेगी, क्योंकि जो टूट खाते हैं उन पर इतना भरोसा रहेगा, कितना भरोसा करेंगे। तो एक तो इस सरकार ने जितना सब गड़बड़ घोटाला करके रखा है, उसकी जिम्मेदारी नया गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। वो भी सरकार से पक्के फाउंडेशन पर खड़ी नहीं होगी। तो इसलिए बीजेपी सरकार गिरने का इंतजार कर रही है, लेकिन गिरा नहीं रही। इस पिछले 2 साल में सबसे बड़ा लाइमलाइट आया पूरा सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर। उसमें कहा जाता है, वो बेबी पेंगुइन और जूनियर पेंगुइन और सीनियर पेंगुइन होते हैं, कहते हैं उनका बहुत हाथ था। मैं डेफिनेटली इस पे बड़ा अलग सेशन करूंगी, बट इसको आप पॉलिटिकली कैसे देखते हैं, इस केस को, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को? अभी उसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ हो गई और गड़बड़ की गई, ये तो कभी खुल के सामने आए। देखो, एविडेंस जब बर्बाद किया जाता है, तो उसके बाद वो एविडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस ढंग से जो हुआ, उसके बाद पुलिस ने कोई भी खींच आने वाला कैमरा कराता है, कुछ भी करता है, तो एविडेंस डैमेज हो जाता है। ऐसी बातें जो होती है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर प्रूव होती है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही बर्बाद हो गया है, तो सीबीआई आके क्या कर सकती है? हाँ, इसमें से कोई अगर निकल कर सामने आए और बताने लगे चीजें, तो बात अलग है, वरना सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब हाथ से निकल गया ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक बात होती है, गिल्टी फीलिंग जिससे मन में होता है, वो तो कभी ना कभी सामने आता है, देर से आएगा लेकिन आएगा। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने क्राइम किया है, तो अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो वो सबूत लेके सामने आ जाते हैं। मैंने क्रिमिनोलॉजी का बहुत पढ़ा है, तो मैं मानता हूँ इसका भी तब सामने आएगा जब इसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं, उसमें से कोई गिल्टी फीलिंग से सामने आ जाए। इसके चांसेस बहुत कम है भाव। आज के में गिल्टी फीलिंग भी हो, तो भी अपने लिए नहीं, दूसरों
अपनी फैमिली की सेफ्टी के भी बात नहीं आते हैं, ऐसा भी बहुत देखा जाता नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो ऐसा लगता है कि भाई बाकी सब दोस्त लोग तो है और 10 लोगों के लिए मैं अकेला शहीद क्यों हो रहा हूँ। अब देखिए एंटीलिया की केस हो गई, उसमें जब सचिन वाजे पकड़ा गया उसके बाद परमवीर पर किया गया, तो परमवीर ने होम मिनिस्टर पर कौन दिखाई, तो बाहर आ रहा है, बाहर आएगा जरूर है, नहीं है किसने बोला। देखो चोरी, मैंने अच्छी कहानी पढ़ी थी कि 4 डकैत होते, डाकू होते, वो कहीं डाका डालते और पूरा सामान लेके आ जाते, वो जंगल में छुपने की जगह ढूंढते, बोलते भूख तोड़ गई है, तो लोग बोलते तो हम सामान संभलेंगे, तुम गाँव में जाके लेके आओ। तो वो जाते खाना लेने के लिए, खुद खाना खाते और सोचते कि अरे अगर ये तो वहां बैठे हैं उनको ही मार दिया पूरा माल हमारा हो जाएगा, तो इसलिए वो जहर डालकर खाना लाते। तो यहाँ बैठे दोनों ही सोचते हैं अगर वो दोनों को हटा दिया तो हम नहीं खो जाएंगे, वो आते ही उनका खाना रखते और उनको मार दे और फिर वो खा खा के वो भी मर जाते। तो झूठ तो होता है, वो इसी ढंग से चलता है, इसी ढंग से चलता है। अब तक वो चलो अपने अपने इंटरेस्ट माल का कटा नहीं है। अब भी देखो अनिल देशमुख में फंसे हैं, तो अनिल देशमुख डिस्टर्ब है कि मैं अकेला क्यों हूँ भाई। परमवीर सिंह ने जैसा किया मिनिस्टर ने कि मेरे को अकेले को ब्लेम क्यों कर रहे हो, उन्होंने बड़ा खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट है, इंक्वायरी बैठी और अनिल देशमुख को जाना पड़ा। अब अनिल देशमुख के जो सेक्रेटरी थे उनको पकड़ा, उन्होंने बता दिया कि भाई ये हुआ है, तो अनिल देशमुख इस कोर्ट से उसको भाग के फिर रहे। और अनिल देशमुख अगर बोलने लगे तो किस किसके बारे में बोलेंगे, इसके पूरी गवर्नमेंट डरी हुई है। इसलिए हाईकोर्ट में उन्होंने बोला कि वो एफआईआर में 2 पैराग्राफ निकल दो, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब क्या है, पूरी सामने आने लगी। तो वैसा ही सुशांत केस में भी हो सकता है। है। भाव इन 2 सालों में एक और सबसे बड़े डेवलपमेंट नजर आया, वो है पुलिस का। पुलिस इस तरीके से एकदम वो टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी पैसों की उगाई करनी है। जो पॉलिटिकल और पुलिस का कनेक्शन है, जो गधा वाला कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, स्पेशली महाराष्ट्र में। आई थिंक ये शायद हर स्टेट में होने पर कहेंगे द लोएस्ट लेवल इन महाराष्ट्र। सो इज इट बिकॉज ऑफ बिल्कुल गवर्नमेंट और इज इट बीन देयर प्रीवियस गवर्नमेंट्स आल्सो? एक बात होती है, पावर चाहिए इसलिए कि पावर के फायदे होते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, दुनिया की, देश की, दूसरे देश की हो, हमारे स्टेट की, तो उसमें तो मेरे को मिनिस्टर क्यों बनना है, उसके कुछ फायदे, मेरे हाथ में पावर आ जा रही है, उससे मैं लोगों को झुका सकता हूँ, उनको लूट सकता हूँ, ये तो ताकत होती है। अब जब आपके लिए वो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है तो अपने भी हाथ धो लेती है, अपने भी हाथ धो लेती है। ऐसा चलता है हर जगह, हमारे यहाँ दुनिया में चला है। लेकिन उसकी एक लिमिट मानी जाती है कि भाई यहाँ इसे आगे नहीं। लेकिन यहाँ तो खुले आम वो टारगेट देते, इतना लुट के आओ, इतना लुट के आओ। ऐसा नहीं होता यहाँ। अब तीनों चोर मिलकर आ गए, उनको मालूम है कि जनता ने हमको रिजेक्ट किया है, जब तक सत्ता में बैठेंगे तो वहां तक जितना हो सके लूटो, 2,000 10 से लूट लो। मुझे एक याद है, मैं नहीं बताऊंगा, एक महाराष्ट्र में मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और होम्स थे, उनका एक हाथ ही नहीं था, एक हाथ नहीं था उनका, एक हाथ से काम करते थे, लेकिन वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर होम थे। तो उस वक्त मैं बोल रहा हूँ, ये समझो 20-25 साल पुरानी बात है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी में मंत्रालय में ऐसा बोला जाता था, एक हाथ से इतना करा है, 2 हाथ से तो क्या करा। ये आज मैं 35 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। तो इतना खुलेआम जो चलता है वो शॉकिंग है। यानी कमिश्नर भी खुद बोलता है कि होम मिनिस्टर टारगेट बना के दे रहे हैं कि भाई इतने डांस बार है या ये बार है, ये बार है, उनसे इतना उगाई करो, इतना लूटो, हमको इतना हिस्सा दे दो। ये इतने ओपन नहीं होता था, और होता था भी तो चुप होता था, ना अपोजिशन वाले बोलते ना सत्ता वाले बोलते। लेकिन ये तो नुक्कड़ सही से आवाज मिल रही। रश्मि शुक्ला आईपीएस ऑफिसर उस वक्त उन्होंने टैग किए हुए फोन रिकॉर्ड किए हुए, ट्रांसफर की दलाली कैसी चलती है उसकी भी अभी इंक्वायरी होने वाली। तो ये बात नहीं माना, लेकिन इतनी जी। भाव कि ऐसा तो नहीं, इन लोगों को अंदेशा है इस बात का कि शायद दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इस बार इन्हें किस तरह जोड़ बिल्कुल गठजोड़ करके किस तरह सत्ता में आ गए और अगली बार का कोई चांस नहीं है, तो ये चाहते हैं कि जितना हो सके लूट लो। तो किसी दिन सरकार भी कर सकती है भाई, छत का आंकड़ा हो रहा है और अचानक से मूड चेंज हो जाएगी, भाई बहुत हो गया, अब चलो। हाँ बिल्कुल, वही तो पहले दिन से। अभी आप देखिए कि कोरोना काल है इसलिए इतना हो रहा है, अगर कोरोना काल नहीं हुआ तो क्या लूट जाता और इतना लूटा जाता, आप समझ सकते। अब देखिए वो कोई एमएलए खड़ा होकर अपनी डिफेमेशन की केस डालता है तो बोला है मेरी इज्जत 100 करोड़ की है। अब इसने 100 करोड़ कहाँ से कमाए, कहाँ से कमाए? आप क्या काम कर रहे हो? आपने आदित्य ठाकरे के बारे में बोला, उद्धव के, अरे आप 150-200 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखा रहे हो तो आपने कहाँ से कमाई है प्रॉपर्टी? ये तो पूछा जाएगा ना, कम से कम ये तो पूछा जाएगा।
और आज नहीं तो कल पूछा जाने वाला है, आज नहीं लेकिन कल तो पूछा जाएगा, क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते आपने चुनाव लड़ा है और वहाँ ढंग से एफिडेविट दिया है, उसमें आपने अपनी आपकी कितनी प्रॉपर्टी है वो बताया, आज ना कल तो पूछा जाएगा। भाव एक जो इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है, तो ये कि कोरोना को डेफिनेटली मीडिया की बहुत कुछ कमिस्ट दिखाते हैं, बहुत कुछ ठाकरे से आते हैं, एटलीस्ट महाराष्ट्र में वो नहीं छापते हैं, पर कहते हैं जिस हिसाब से भी महाराष्ट्र में कोरोना को हैंडल किया गया वो बहुत दयनीय है। है कि देखिए, जब आप आंकड़ों की डेमोक्रेसी चलते हैं कि हमारे पास 50% से ज्यादा एमएल है, तो उसकी कीमत आपने जिस धक्का मड़ेल लिया है उसकी कीमत तो आप चुकानी पड़ेगी ना। अब जिन्होंने फाउंडिंग फादर से, उन्होंने इतना नहीं सोचा कि इतनी बेशर्मी से हो सकता है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई निकल के उधर जाएंगे, कल नहीं तो परसों उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे। आयाम गयाम 67 69 की बात है, आज से बहुत साल पहले, 50 साल पहले हुआ, सुबह इस पार्टी में थे, शाम को उस पार्टी में थे, इस पार्टी में फिर वापस आ गए, ये तो उस वक्त था। लेकिन इतनी बेशर्मी से डेमोक्रेसी को नंगा किया जाएगा, ये हमारे फाउंडिंग फादर ने सोचा नहीं था। मुझे याद है कि जब इमरजेंसी लगी तब मैंने एक कुलदीप नैयर के आर्टिकल में पढ़ा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये इमरजेंसी की प्रोविजन आ गई, तो ऊपर एचवी कामत नाम के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि ये तो डिक्टेटरशिप ला सकता है, एक इसके इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो डिक्टेटर बन सकता है। तो उनको नेहरू ने पूछा था, मुझ पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, मैं डेमोक्रेट नहीं हूँ? तो एचवी कामत ने जो जवाब दिया बहुत इंपॉर्टेंट जवाब था। एचवी कामत नेहरू को बोले, हमारा आप पर पूरा भरोसा है, आप डेमोक्रेट है, लेकिन आप अमर है, हमारा भरोसा नहीं, आप जगह दूसरा आएगा तो इसका गैर इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका भरोसा क्या है बोलिए। एचवी कामत ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नेहरू जी को बोला था, और नेहरू जी के बेटी ने ही उसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप लाई थी। तो ये तो हम तय करते हैं, तो उसका परिणाम आगे चलकर क्या होगा ये भी सोचना जरूरी होता है। तो हमें जो आंकड़ों की डेमोक्रेसी लिए, मुझे याद है 99 में जब शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट हटी और कांग्रेस और पूरे सेक्टर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो उस वक्त जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर थे, उन्होंने एक भारी जवाब दिया था, वो बोला हमारे आंकड़ों की डेमोक्रेसी है, इसमें 51% का मतलब 100% होता है, तो 49% का मतलब 0 होता है, समझ रहे आप जी। तो ये आंकड़ों का खेल चला है, इसे लोगों की राय क्या है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, उससे क्या मतलब है। मेरे पास 51% ज्यादा एमएल है, मैं बोलूंगा आज सुबह सुबह चांद निकला था तो चांद निकला, फिर रात को सूरज निकलता है, निकल है। हमारे मराठी में एक बढ़िया व्यंजन लिखा गया था, मेरा ख्याल है शंकर पाटिल या निराधार करके अच्छे लिखने वाले, इन्होंने मेजर नरला थी अच्छी कहानी लिखी थी, बहुत 50 साल पहले लिखी थी, जब नई नई ये ग्राम पंचायत जिला परिषद के चुनाव आ गए थे, उस वक्त मैंने लिखा था कि मेजॉरिटी ने हाथी मारा। तो गांव में जब ग्राम पंचायत गांव की पंचायत होती, तो उसमें जिनके मेजॉरिटी है वो बोलते, एक दिन बोले कि गांव में हाथी आ गए, तो अपोजिशन पूछ के कहाँ है हाथी, हमको दिखाओ क्या हाथी, तो बोलते हमने प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित किया, गाँव में हाथी आ, मतलब हाथी आ गया। फिर बोला अभी गाँव में हाथी आया, तो हाथी यानी ऐरावत होता है, इंद्र का वाहन है ऐरावत, वो आ गया, इसका मतलब संबंध रहा है, तो उसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई छत वगैरह बनाओ, पंडाल बनाओ। तो प्रस्ताव पारित करने के लिए पंडाल बनाना है, बोले कहाँ बनाएंगे, बोले सरपंच उसके घर के पास बनाएंगे, उधर पंडाल बनाया जाता है और चला रहा है, और अपोजिशन चिल्ला रहा है कि कहाँ है हाथी, पंडाल तो बना लिया, हाथी का है, तो वो कागज दिखते, ये हाथी है, प्रस्ताव पास हुआ ना, गाँव में हाथी है। तो आहिस्ते आहिस्ते पंडाल हो जाता है, ऊपर से खर्चा वृत्त हो जा रहा है, और बाद में एक दिन उसी पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि हाथी मर गया, हाथी मर गया, तो बोलते जो नहीं काम देगा, ये देखो प्रस्ताव पारित हुआ है। तो मेजॉरिटी हाथी भी मर सकती है, उन्होंने व्यंग किया था, लेकिन कितनी बड़ी बात है, तो 50 साल पहले हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है जहां हम हाथी को मारना आसान बात नहीं है, लेकिन कागज से हाथी को मार सकते, कागज से हाथी को मार सके, ये हमारी डेमोक्रेसी है। जी, अभी शायद बहुत कहा जाता है नंबर्स आर वेरी मिसलीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक बात होती है कि अब देखिए, ये बात नहीं है, बात ये होती है कि जब इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो जब अपनी अपनी विचारधारा के इसका डिफेंस का करता है, तो वो सबसे बड़ा करप्शन होता है। पैसा लूटना या कोई उगाही करना, इसको मैं करप्शन नहीं मानता, उसको परिणाम मानता हूँ। करप्शन यहाँ होता है, भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, भ्रष्ट आचार,
यानी आपका आचरण जब भ्रष्ट हो जाता है तो बाकी सब चीजें उसका परिणाम होते हैं। पैसा खाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार हमारे दिमाग में पैदा होता है, यहाँ होता है। और जब यहाँ होता है तो आगे चलकर उसका परिणाम हम देखते हैं। शुरू थोड़ी शर्म, देखिए एक लड़की को भगाया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है, शुरू में उसको शर्म लगती है, आगे चलकर उसकी शर्म मर जाती है, उसकी संवेदना खत्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उसकी ये इंटेलेक्चुअल क्षमता जो है, संवेदनशीलता है, वो खत्म हो चुकी है। हमारे है ना, इसलिए उन्होंने कितना भी गंदा काम करे तो भी हमें चलेगा, हम सपोर्ट करें। यानी कम्युनलिज्म के खिलाफ सब सेकुलर बोलेंगे, लेकिन वही तो मुस्लिम लीग के साथ मिलेंगे, तो मुस्लिम लीग कम्युनल कैसे नहीं है? एक धर्म के नाम पर पार्टी बनी है, तो इसको मैं इंटेलेक्चुअल करप्शन बोलता हूँ। वहां से बाकी का करप्शन शुरू होता है। इंटेलेक्चुअल करप्शन ये करप्शन की जननी है, जननी है। मुझे बहुत बच्चा स्कूल का अब एक कार्टून मुझे आता है के लक्ष्मण कार्टून बनाया टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उस वक्त नेहरू थे, नेहरू के जमाने की बात है कि नेहरू ने घोषणा की थी कि अगर ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो उसको फांसी पर लगाएंगे। जैसे 2 पार्ट में वो कार्टून था, 3-4 कलम का कार्टून था। आधे में लिखा था नेहरू ऐसे धमका रहे, एक छोटा सा बिजनेसमैन व्यापारी खड़ा व्यापारी, और उसको नेहरू धमका रहे कि कालाबाजारी करोगे, ब्लैक मार्केट करोगे तो फांसी दे दूंगा, और वो डरा हुआ सुन रहा है, छोटा सा व्यापारी। दूसरे पार्ट में वही छोटा व्यापारी वो ऐसा ऊपर आंख उठाकर नेहरू को धमका है, और नेहरू डकर उसे देख रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि जरूर फांसी चढ़ाइए, लेकिन फांसी की डोरी भी ब्लैक मार्केट में ही खरीदनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज की बात तो छोड़ दो। सो मेरा एक जो अगला क्वेश्चन था वो ये है कि बॉलीवुड जो है वो जिस तरीके से हावी हो चुका है मुंबई में, इसलिए कि क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड ने एकदम गर्म मचा दी है, इसको हम बोलते हैं मुंबई में। तो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो ने कंट्रोल नहीं करे, ये मतलब क्या तालमेल है जो ये एक बेकाम हो चुकी है? मैं नहीं मानता ऐसा। देखो, हम गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। जी। मैं हमेशा मानता हूँ गवर्नमेंट का जो सरकार होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एस्टेब्लिश किसी भी सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट जो होता है, कम्युनिस्ट कंट्री होती है वहाँ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास ये एस्टेब्लिशमेंट होती है। जब बॉलीवुड में जो चल रहा है उसको आर्ट बोलो, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलो, ये जो नंगा नाच इंटेलेक्चुअल क्लास चलने देता है उससे करप्शन हो जाता है। तो बॉलीवुड अगर नंगा नाच कर रही है तो उसके पीछे कौन खड़ा है? उसको अगर कानून बनाकर रोकने की कोशिश करेंगे तो पहला गला फाड़ फाड़ कर बोल के लेक्चर बोलेंगे। और ये दुनिया भर की समस्या है, मैं मानता हूँ दुनिया भर की। ये तो आपको यूएस में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। ये जो न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, इसको ग्लोरीफाई किया है, इसको ग्लोरीफाई किया गया, उससे सोसाइटी सोसाइटी में मेंटल करप्शन आ जाता है और डिक्लिंग शुरू हो जाता है, उसका ह्रास शुरू हो जाता है। आहिस्ते करके सोसाइटी कम हो जाती है। या तो उसको रोकने वाला कोई हाथ में हंटर लेके खड़ा हो जाना चाहिए, और खड़ा होता है तो उसके पीछे समाज भी खड़ा हो जाता है, जनता खड़ी हो जाती है। शायद उस डर को हमारे यहाँ भी आहिस्ते आहिस्ते मेरा ख्याल है उस तरफ जा रहे हैं। यानी इंटेलेक्चुअल क्लास अब क्या बोलते उसको, उनकी विश्वासता खत्म, क्रेडिबिलिटी खत्म होते आ रही। हम मोदी का कद कब बढ़ते जाता है मानते हैं, ऐसा नहीं मानता। इंटेलेक्चुअल क्लास का कद खत्म होते जा रहा है, और इसलिए वो डर बोल रहे हैं डिक्टेटरशिप आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको सिर्फ डिक्टेटरशिप रोक सकती है, और जनता डिक्टेटरशिप का स्वागत करेगी, इसका डर इनको डर रहा है। जी। हाउ मेरा आखिरी क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है? आप क्या देखते हैं आगे 4-5 सालों में क्या होगा? नहीं, 4-5 साल की बात नहीं है। सरकार अपने ही जो डिफरेंसेस है उस बुद्ध से गिरने वाली है। देवेंद्र फडणवीस भी वही बोलते कि हम नहीं गिराएंगे, आप अपने अंतर्विरोध से गिरोगे, एक दूसरे के गर्दन पकड़ोगे, और वो होने अभी शुरू हो गए। आपको ऐसा ताजकुंद्रा का जो मामला उठा है, ताजकुंद्रा का मामला महाराष्ट्र पुलिस हैंडल करेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे यहाँ के जो शिवसेना के नजदीकी पुलिस उनके भी नाम शायद आ सकते हैं, और पुलिस किसके हाथ में, एसीपी के हाथ में, इसका मतलब अदर कहीं कुछ शुरू हो गया हो गया। तो ये बदलेगा, और क्लियर कट बीजेपी को मेजोरिटी देने वाले, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल अच्छा गवर्नमेंट चल के जाके दिखाया, लोगों ने उनको पसंद किया था।
लोगों ने, अगर इसलिए तो मैंने उस वक्त किताब लिखा था, उसमें ही लिखा था, अगर बीजेपी अकेले लड़ेगी तो आपको मेजोरिटी मिल सकती है, आपको शिवसेना के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अगर शिवसेना के साथ जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपके बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, ये शिवसेना को गिराएंगे, शिवसेना वाले आपको गिराएंगे और आपकी संख्या कम हो जाएगी, और वही हो गया, वही हो गया। वरना बीजेपी को और 40-45 सीटें आराम से मिलने वाली। अगर जो सीटें मिली, 160 से ज्यादा सीटें अलायंस को मिल गई थी, वो देवेंद्र ने ली थी, लेकिन वो मैंडेट चुना गया। कोई बात नहीं, लोग अगर चुनाव देखते हैं, लोग देखते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए किस ढंग से होता है। लोगों ने पिछली बार 2014 में शिवसेना बीजेपी अलग लड़ी, फिर भी इस ढंग से डिवाइड किया था कि पवार और कांग्रेस मिलकर किसी भी तरह से गवर्नमेंट नहीं बना सकती, शिवसेना उनके साथ जाहिर हुई। इस बार शिवसेना भी उनके साथ थी, इसलिए उनको अच्छा लगा, लेकिन आपस में जो बगावत हुई थी उसका परिणाम खराब हो गया। लेकिन अब चुनाव होगा तो बीजेपी को अकेले को लोग बहुमत देने वाले, जैसे हमने यूपी में देखा, मायावती और समाजवादी पार्टी को खत्म करके 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दे। बहुत सारे राज्यों में हुआ है, महाराष्ट्र में होगा। अगर हम इंडिविजुअल पार्टी की बात है, जैसे आपने कहा भाजपा आज आने वाले टाइम और निखर करेगी, शिवसेना के बारे में आप क्या सोचते हैं, राज ठाकरे पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे राज ठाकरे की पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके बारे में होप है, वो एक बड़ी पार्टी बनकर निखरेगी। और शिवसेना ऐसे क्या बोलते हैं, तो जाएगी, क्योंकि शिवसेना के पास लीडरशिप बची नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बची। उद्धव ठाकरे के समय में पिछले 8-10 साल में अगर शिवसेना के लिए अगर कोई बुरी बात हो गई है तो उनकी शाखाएं मुंबई में नहीं बची। बाला साहब एक एमएलए नहीं था, फिर भी उनकी ताकत मानी जाती थी मुंबई में, क्योंकि हर वार्ड में उनकी शाखा एक्टिव होती थी। उनका एमएलए एमपी चुनकर नहीं आता था, लेकिन जो कॉर्पोरेटर्स थे वो बड़ी संख्या में आते थे, और लोग मराठी सब भाषी लोग शिवसेना चुनते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि पुलिस स्टेशन दूर होने की शाखा नजदीक, और शाखा देर रात चलती है तो हमारे लिए सिक्योरिटी है। वो शाखाएं नहीं बची, शाखा नहीं बची, जिसे शिवसेना पूरी ढांचा खड़ा हो गया। ढांचा खड़ा हो गया। तो वो उद्धव ठाकरे के जमाने में वो ढांचा ही नहीं बचा है, ढांचा नहीं बचा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शशिकांत पाटिल नाम पार्लर के कॉर्पोरेट थे शिवसेना के, 2 या 3 टर्म उनका थे। कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, तो उनका जो डेड बॉडी थी उसकी व्यवस्था करने के लिए भी शिवसेना नहीं, बाकी के लोग छोड़ो, आप अपने लोगों की भी सुविधा नहीं हुई। नहीं तो एक जमा ऐसा था, शिवसेना की सत्ता में भी नहीं थी, तो मुंबई और ठाणे में शिवसेना की 300 से ज्यादा एम्बुलेंस थी। और कोरोना काल में जब इनका कहूँ तो मुंबई में आपने टीवी पर देखिए निकलकर एक भी शिवसेना एम्बुलेंस दिखाई नहीं, तो आपको पता चलेगा कि बाला साहब की शिवसेना ये नहीं है, ये वन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो और पॉलिटिकल पार्टी है वैसी शिवसेना अब पॉलिटिकल पार्टी है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको लिए लोग उसको मत देते थे, ऊपर नाज करते थे। इसलिए शिवसेना को अभी भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है। और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जिस ढंग से उद्धव ठाकरे जा रहे, सत्ता के पीछे दौड़ रहे, क्योंकि बाला साहब ने मैं उनके पेपर का एडिटर था 4 साल, जो वीकली था उस वक्त, तो मैंने देखा था जो शाखा चलाने वाला जो शाखा प्रमुख होता था उसका और कॉर्पोरेटर या एमएलए का झगड़ा होगा तो बाला साहब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े होते थे, एक के साथ या कॉर्पोरेटर के बाद में खड़े नहीं होते थे, ये फर्क है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे फिर एमएलए देखे, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखे, इसलिए मैं मानता हूँ कि शिवसेना ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। तो भाव कि हम राज ठाकरे के बारे में बात की, कि नवनिर्माण सेना के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में बात की, हमने सभी के बारे में बात की। 2 लोग अभी गए, एक तो कांग्रेस और दूसरा पवार जी की पार्टी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पवार जी की पार्टी है ही नहीं, मैं नहीं माना कि उनकी पार्टी है। देखिए पवार साहब की पार्टी से जहाँ आधे से ज्यादा लोग अपने ही क्रेडिट पर या अपनी जो ताकत है इसलिए उस चुनाव क्षेत्र से आते हैं, उनको स्टेट लेवल का कोई लीडर चाहिए, इसलिए वो पवार के साथ है, वरना अपने अपने भी चुनकर आ सकते, इसलिए वो पार्टी नहीं है। पवार जो चुनकर आने वाले हैं उनको इकट्ठा करते उनको पार्टी माना जाता है, बाकी की पार्टी के लिए चुन जाता है। एक तो रहेगा कि अपने अपने आ सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ दे उनकी कोई कीमत नहीं, इसलिए पवार की मैं पार्टी नहीं मानता। जब तक पवार साहब है उस वक्त वहां तक उनकी पार्टी है, बाद में पार्टी रहेगी भी नहीं। दूसरी बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस वैसे वो मर चुकी है। कांग्रेस जो है वो भी, कांग्रेस में बचे कुछ लोग जो है वो अपना क्षेत्र पकड़ के बैठे और वो कांग्रेस में है, इसलिए को दिखाई दे रही 40-50 है। मैं उस इलाके में थोड़ा कुछ काम कराऊं ये लोग मानते हैं तो मैं 25-40 हजार वोट ले सकता हूँ,
तो कांग्रेस के नाम पर और 10-15 हजार वोट मिल गए तो मैं एमए बन सकता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ। मैं बीजेपी में निकल जाऊंगा तो वो सिर्फ बीजेपी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के नाम पर 15-20 हजार मिले तो मैं वहां पे एमएलए बन सकता हूँ। तो कांग्रेस तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अच्छी नहीं, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी का कोई भविष्य है ही नहीं, है ही नहीं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भी उस लाइन में खड़ी कर दी कि जो अपने आप चुन करेंगे तो शिवसेना के होंगे, वरना तो शिवसेना के नाम पर भी कितने लोग चुन के आएंगे मुझे पता नहीं। भाव एक क्वेश्चन है हमारे व्यू की तरफ से, वो क्या पूछ रहे हैं कि प्लीज आस्क भाव अबाउट विजय ऑफ उद्धव ठाकरे फ्लडेड कोंकण एंड क्योंकि लोगों का गुस्सा होता है। नहीं, गुस्सा फूटा तो महाराष्ट्र में वो 1.5 साल से चीफ मिनिस्टर बने हैं और मंत्रालय में है नहीं। अभी अभी कंट्रोल रूम वहां था, ये बारिश वगैरह हो गई उस वक्त कंट्रोल रूम मंत्रालय में, इसलिए गवर्नर मंत्रालय में आते ही नहीं। अब देखिए कि चीफ मिनिस्टर है, बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और मंत्रालय में जाते ही नहीं है। पूरी ऐश तो क्या है वो, तब खाओ पियो ऐश करो, मतलब पूरी ऐश चलिए, जिंदगी खाओ की पूरी पियो। मजे चलो। देखो वो चीफ मिनिस्टर इसलिए बने थे कि उसका एक रुतबा होता है, लेकिन उनका दुर्दैव ये है कि वो चीफ मिनिस्टर बने और कोरोना आ गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई। मैंने लॉटरी का टिकट लिया और ये तो डेबिट अकाउंट निकला, ऐसा हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया, उनको रुतबा चाहिए था और उनके रुतबे के बजाय उन पर जिम्मेदारी आई, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर है, रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर है, उनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए। भाव आपने बहुत अच्छा अब टर्मिनोलॉजी दिया आपने, रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। नहीं तो और एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट नहीं माना, उनको बनना था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं उनको रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर मानता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं चाहिए आपको तो पद पर बैठने से। तो वहां बैठने में मोदी जी को इसलिए मान रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने तय किया था वहां जाकर क्या कर सकता हूँ, मैं देश की सूरत बदल सकता हूँ, मैं देश का इतिहास बदल सकता हूँ, और बदलना है इसलिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना है। वो और इसी के पार के बिल्कुल नहीं, उनको अपने बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, होम मिनिस्टर बनाना है। वहां बैठकर वो अधिकार हाथ में आते हैं, उसे हम हिस्ट्री बदल सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। वो मुझे देवेंद्र में दिखती है। फडणवीस को मैं इसलिए मानता हूँ कि फडणवीस चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, तो नरेंद्र मोदी बनना चाहते, और ये बड़ी बात है। दैट्स डिफरेंस, दैट्स डिफरेंस। भाव एक पॉइंट हम मिस कर गए, हमारे व्यूअर ने थैंकफुली उठाया, पालघर किलिंग्स के पीछे कौन है? कि ये एक्चुअली मेरे लिए वो बहुत तो सेंसिटिव मुद्दा था जब ये हुआ। वो कम्युनिस्ट उधर के जो उधर कम्युनिस्टों का बड़ा प्रभाव है, लेफ्टिस्ट का, और चर्च मिलकर वो हुआ है। चर्च और क्या बोलते हैं लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, उन्होंने मिलकर ये किया, क्योंकि वहाँ आरएसएस का बहुत सारा काम चलता है डहाणू पालघर इलाके में, तो इसलिए उन्होंने साधुओं को मारा। भाव क्या करूं, इंसाफ मिलेगा? क्योंकि उनकी स्माइल वाली फोटो अभी अभी दिल को बहुत दुखाती है, मतलब जो देखिए लड़ाई जो होती है वो लड़ाई में कुछ लोगों को शहीद होना पड़ता है। अरे बैठे बैठे नहीं, उद्धव ठाकरे गाँव में चला गया ना, उद्धव ठाकरे की गलतियां क्यों बोले कि उनको भी तकलीफ नहीं उठानी। ये जो लड़ाई हिंदुत्व की है, वो अगर मेहनत करनी पड़ेगी, शहीद होना पड़ेगा। जब मुझे जो त्रिपुरा में चुनाव जीतने के बाद मैं उधर मैं गया था, त्रिपुरा नहीं गया था लेकिन मेघालय आसाम में घूमने गया था, तो जो आरएसएस के वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं मेघालय में, उन्होंने जो हिस्ट्री बताई इतनी डेंजरस है। बहुत सारे आरएसएस के लोग वहाँ मारे गए भाई 20 साल से, लेकिन अगला जाकर खड़ा रहता था, काम करता था। वो ट्राइबल से क्रिश्चियनिटी उधर फैली है, तो वो लोग खड़ा भी नहीं होने देते, मारे थे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, फिर भी वहां डटकर दूसरा जाकर खड़ा हो गया, और करते करते आज हम यहाँ तक आ गए। तो एक डेड बॉडी पकड़कर हम बैठ गए तो लड़ाई नहीं होती, शहीद होना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती, वरना तो लड़ाई में मत तो जो कि हम जुल्म करेगा वो सहते रहो। जी भाव मैंने बहुत देर पहले कहा आखिरी क्वेश्चन चुनूंगी, बट एक क्वेश्चन और आई थिंक दैट विल बी द ड्रग्स इज बॉलीवुड है नशे में, बॉलीवुड अपना नशेड़ी गैंग बन चुका है, बट महाराष्ट्र पूरा कब्जे कर लिया, और इसमें आई थिंक लाल सलाम बहुत बड़ा हाथ है कि गडचिरोली या जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उधर ज्यादा आता है। उधर मतलब अगर देखें तो उधर जो कम्युनिस्ट वाला एरिया है कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, नक्सलाइट है, और इधर सीरू से काफी आता है, जो कि कहते हैं चाइना वाला जो माल है। ये सॉल्व होगा भी कि ये खा जाएगा जनरेशन को? तो ऐसे हम आज परमवीर सिंह देखते, सचिन वाजे देखते, एक अच्छा ऑपरेशन चला है, लोगों को लगा है कि सचिन वाजे वो एंटीलिया उधर जो जितेंद्र खा गए, ये नहीं है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की सफाई चल रही है, जो इस क्राइम एम्पायर है उसको संभाल रही है, उसको गिराने की मुहिम चल रही है।
और इसमें देखिए टेररिस्ट है, जिहादिस्ट है, नक्सलिस्ट है, फिर क्रिमिनल्स है, ये सबकी उसमें चर्च भी आता है, चर्च के कुछ लोग है, इस सबकी अलायंस हो गई है। तो ये तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। 70 साल पुराना ये बीमारी है, तो ये 5 साल आप आ गए और अभी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी। अभी अभी तो लड़ाई शुरू हो गई है, तो इसको देर लगेगी। और जितना बोला जाता है बॉलीवुड वगैरह सब ठीक है, लेकिन इतना महाराष्ट्र ड्रग में नहीं गया जितना पंजाब जा चुका है। जी, वो उड़ता पंजाब है, नाम भी इसीलिए उड़ता पंजाब। जी। भाऊ आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैंने मिस कर दिया हो कि मैं चाहती थी कि पूरा महाराष्ट्र नहीं कॉलेज। बस हो गया, और क्या था, बहुत सी बात, जी, 1 घंटा तो हो गया। भाऊ मुझे पता है नींद का टाइम है क्योंकि मैं खुद इंडिया में हूँ उस वक्त, तो नहीं, नींद का टाइम नहीं, मुझे इतना बोलने से तकलीफ होती है और बैठने से तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच, बहुत इतना टाइम निकाला मेरे लिए। जी। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार।